टैक्स क्रेडिट फॉर सर्टेन पर्सन, टैक्स क्रेडिट फॉर सर्टेन पर्सन। दो बंदों को टैक्स क्रेडिट मिलेगा। नंबर 1 वो बंदा जो कोयल माइनिंग करता है, कोयला निकालता है। नंबर 2 स्टार्टअप्स। स्टार्टअप्स क्या होते हैं? जो बिजनेस इस साल स्टार्ट हुआ, नए बिजनेस, उनको स्टार्टअप्स कहते हैं। डेफिनेशन हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है। लें जी यार, बस कर दो भाई, आ जाओ। स्टार्टअप्स और कोल माइनिंग वाले, स्टार्टअप और कोल माइनिंग वाले, ये दो बंदों के लिए हमारा ये 100% क्रेडिट, 100% क्रेडिट ना सिर्फ नॉर्मल इनकम के लिए बल्कि मिनिमम और फाइनल टैक्स, फाइनल टैक्स और मिनिमम किसी तरह की भी इनकम हो, इनको क्या मिलेगा? 100% क्रेडिट। क्या होगा? 2 लाख रुपए टैक्स पेएबल, क्रेडिट कितना? 2 लाख रुपए, बस। टैक्स पेएबल 0 मिलेगा किनको? नंबर 1 कोल माइनिंग वाला पर्सन, नंबर 2 स्टार्टअप्स, इन दो बंदों को मिलेगा। अब कोल माइनिंग वाले की शर्तें सुने। वो कोल माइनिंग करता हो सिंध से और सप्लाई करता हो पावर जनरेशन प्रोजेक्ट्स, ये जो बिजली वगैरह बनाते, तो ये दो बंदों को मिलेगा। नंबर 1 कोल माइनिंग करता हो, नंबर 2 स्टार्टअप्स। कोल माइनिंग में फर्दर 2 शर्तें हैं। एक तो सिंध में करता हो, अगर कोई बलूचिस्तान में कोल माइनिंग कर रहा है उसके लिए ये नहीं है टैक्स क्रेडिट। और सिंध से कोयला निकाल के नेस्ले को बेचता है, वो नहीं, उसके लिए नहीं है। किसके क्या करता हूं? तो 3 बातें। पहले तो ये बंदा 1 और 2, इसकी आगे 2 शर्तें ये पूरी होंगी, उसको 100% क्रेडिट मिलेगा। स्टार्टअप के लिए एक ही शर्त है, वो पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड, PSEB, बड़ा मशहूर है, अब प्रैक्टिकल में जाएंगे तो आपका पाला पड़ेगा। पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड से रजिस्टर्ड हो, सर्टिफाइड हो। क्लियर हो गया? ले जी, दो बंदों को मिलेगा। नंबर 1 एक कोल माइनर, नंबर 2 स्टार्टअप। कोयल माइनर सिंध से कोल माइनिंग करे और बेचे पावर जनरेशन वालों को, और जो स्टार्टअप है वो किसके साथ रजिस्टर्ड हो? ठीक है, सर्टिफाइड बाई जो है। इसका मतलब है स्टार्टअप बिजनेस अगर किसी ने होटलिंग का किया वो यहां पे नहीं है। पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड से जो बंदा सर्टिफाइड होगा, इसका मतलब है सॉफ्टवेयर बनाता है और एक्सपोर्ट करता है। स्टार्टअप तो कुछ भी हो सकता है ना। मैंने इस साल जो है कैटरिंग का कारोबार किया, ये भी स्टार्टअप है। मैंने इस साल होटलिंग का काम शुरू किया, ये भी स्टार्टअप है। मैंने इस साल कोई बिजनेस शुरू किया और मैं कुछ पार्ट्स बना के सुजुकी को सेल कर रहा हूं, ये भी स्टार्टअप है, लेकिन वो किसके साथ सर्टिफाइड हो? PSEB, पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड। इसका मतलब है टेक्नोलॉजी कंपनी जो स्टार्टअप्स है। कौन से वाले स्टार्टअप? जो टेक्नोलॉजिकल कंपनी में है वो स्टार्टअप, यानी जो सॉफ्टवेयर बनाते हैं, जो एप्लीकेशन बनाते हैं, वो इस बोर्ड के साथ रजिस्टर्ड होते हैं। अच्छा, इनका हमेशा होगा किसका? जो कोल माइनर है, कोल माइनर हमेशा। लेकिन इसका क्या है? 2020 में कंपनी बनी, स्टार्टअप कंपनी है, AOP है, इंडिविजुअल है, उसको 2020 में मिलेगा, 21 में भी मिलेगा, 22 में भी मिलेगा। ले जी क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्रेडिट विल बी अलाउड इन द ईयर ऑफ एंड फॉलोइंग। क्लियर हो गया यहां तक? ओके, चले। तो 100% क्रेडिट मिलेगा, 100% क्रेडिट मिलेगा किसको? कोल माइनर को और स्टार्टअप को। क्लियर हो गया बेटा? ठीक है, ले जी 100% क्रेडिट मिलेगा। स्टार्टअप की 2 शर्तें हैं और एक शर्त है किसकी? सॉरी, कोल माइनर की 2 शर्तें और स्टार्टअप की, ये याद रखनी है। और कोल माइनर को हमेशा मिलेगा जब भी उसकी इनकम होगी 100% क्रेडिट। जो स्टार्टअप है उसको 3 साल मिलेगा, जिस साल शुरू होगा उस साल की इनकम। और क्लियर हो गया? अच्छा, ये इनकम एग्जाम्प्ट होगी या टैक्स पेएबल? टैक्स पेएबल 100%, टैक्स पेएबल। वर्किंग पूरी करेगा और एंड पे लिखेगा 2 लाख रुपया पेएबल, 2 लाख रुपया ही मेरी जो है टैक्स क्रेडिट, 100% खत्म। अच्छा, 3 शर्तें इन्होंने पूरी और करनी है। दोनों ने अपने इनकम टैक्स रिटर्न टाइम पे फाइल करें, एनुअली या मंथली? एनुअली। सेल्स टैक्स रिटर्न अपनी टाइम पे फाइल करें, एनुअली या मंथली? मंथली। और एक होती है विदहोल्डिंग स्टेटमेंट। जो विदहोल्डिंग एजेंट होता है, जैसे राइस वाले, इन्होंने कोई भी पेमेंट करने से पहले क्या करना है? टैक्स काटना। ये हो गया विदहोल्डिंग, और गवर्नमेंट के खजाने में जमा करवाना। और क्वार्टरली बेसिस पे गवर्नमेंट को बताना है इन 3 महीनों में हमने
इतना टैक्स डिडक्ट किया और जमा करवाया। तो ये बताएं इनकम टैक्स एनुअल, सेल्स टैक्स और विदहोल्डिंग क्वार्टरली। जुलाई अगस्त सितंबर का एक क्वार्टर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर का एक क्वार्टर, 4 क्वार्टर इसी तरह से। क्लियर हो गया? हो जाएगा। विदहोल्डिंग स्टेटमेंट क्वार्टरली फाइल करें। ये 3 शर्तें मुकम्मल कोल माइनर ने भी करनी है, स्टार्टअप ने भी करनी है। और स्टार्टअप की अलहदा एक शर्त है और कोल माइनर की अलहदा 2 शर्तें। तो इसका मतलब है कोल माइनर 5 शर्तें पूरी करेगा, ठीक है, और जो स्टार्टअप है वो 4 शर्तें पूरी करेगा। चले आए पढ़ते। फॉलोइंग आर द कंडीशन, अलहदा कंडीशन। नंबर 1 एनुअल रिटर्न फाइल। नंबर 3 पहले पढ़ते हैं, मंथली सेल्स टैक्स रिटर्न फॉर द पीरियड हैज बीन फाइल। उसके बाद विदहोल्डिंग स्टेटमेंट फॉर द रेलिवेंट पेयर इफ द पर्सन इज विदहोल्डिंग एजेंट। हर बंदे ने नहीं, विदहोल्डिंग एजेंट। यहां तक क्लियर है? चले अब नेक्स्ट देखते हैं, टैक्स क्रेडिट फॉर स्पेसिफाइड इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग। ठीक है, कौन से वाला? हर एक अंडरटेकिंग, इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग बड़े वाली, हमने चैप्टर 4B में अभी पढ़ना है इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग डेफिनेशन। बट बड़ी इंडस्ट्री को क्या कहते हैं? इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग। यहां तक क्लियर हो गया? हर एक को ये टैक्स क्रेडिट मिलेगा नहीं। किसको? स्पेसिफाइड को। कितना टैक्स क्रेडिट मिलेगा? 25%। किसको? एलिजिबल इन्वेस्टमेंट पे। नीचे एलिजिबल इन्वेस्टमेंट की डेफिनेशन आ रही, एलिजिबल इन्वेस्टमेंट पे मिलेगा। एलिजिबल इन्वेस्टमेंट की डेफिनेशन पढ़ रहे हैं। और किसको? एलिजिबल पर्सन को। नीचे एलिजिबल पर्सन की डेफिनेशन भी आ रही। नहीं समझे भाई? 25% टैक्स क्रेडिट मिलेगा एलिजिबल पर्सन को। एलिजिबल इन्वेस्टमेंट, अगर एलिजिबल पर्सन और एलिजिबल इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा उसको टैक्स क्रेडिट नहीं मिले। 100% 25%, ठीक है। इन द ईयर ऑफ, जिस साल वो एलिजिबल इन्वेस्टमेंट करेगा उस साल, सिर्फ एक साल, इट विल बी अलाउड अगेंस्ट द नॉर्मल टैक्स पेयर। और कौन से वाला? ऊपर भी यही लिखा होता, नीचे भी लिखा, अनएडजस्टेड अमाउंट मे बी कैरिड, मिलेगा उसी साल। लेकिन अगर बाकी क्रेडिट हो गए, अब जरा ये इस एग्जांपल को जरा देखें। मेरा टैक्स था जो है 100 रुपए, मेरा फॉरेन टैक्स क्रेडिट, ये वो क्रेडिट जो है वो कितना हो गया? 95। तो मेरा बैलेंस कितना आ गया? 5। मेरा एलिजिबल इन्वेस्टमेंट वाला टैक्स क्रेडिट आ गया 15। तो मेरा कितना बच गया? 10। ये कैरी फॉरवर्ड होगा नहीं, बाकियों में नहीं होगा, इसमें है, होना है। इस यही पढ़ाने लगा। अगर ये होता फॉरेन टैक्स क्रेडिट, भाई अगर ये फॉरेन टैक्स क्रेडिट कितना हो जाता? 110 हो जाता, तो ये 10 क्या हो जाता? ज़ाया होगा। फॉरेन टैक्स क्रेडिट में लिखा हो गया कैरी फॉरवर्ड, इसमें लिखा होगा कैरी फॉरवर्ड होगा। इसमें क्या लिखा हुआ है जरा पढ़ लेते हैं, दोबारा से पढ़ लेते हैं। आ जाए जरा। अनएडजस्टेड कितने अनएडजस्ट हो गया था एंड पे? ये 10 रुपए। अनएडजस्टेड अमाउंट ऑफ कौन से वाला? टैक्स क्रेडिट में भी कैरी फॉरवर्ड कितने तक? 2 साल। तो 2020 में मिलेगा क्रेडिट, मिल गया। 21 और 22 में नहीं मिलेगा। लेकिन अगर इस 2020 का कोई 10 रह गया तो वो अगले 2 सालों में कैरी फॉरवर्ड। जरा कुल मिला के बात करते हैं। एलिजिबल पर्सन एलिजिबल इन्वेस्टमेंट करेगा तो उसको उसी साल, सिर्फ एक साल क्रेडिट मिलेगा, जबकि पीछे स्टार्टअप को 3 साल तक था और 100%। यहां कितना है? 25%। लेकिन अगर उसको क्रेडिट मिल गया और कुछ क्रेडिट उसका अनएडजस्टेड हो गया तो वो आने वाले 2 सालों में कैरी फॉरवर्ड। फर्क समझे? उसमें था 2 साल तक टैक्स क्रेडिट 100% मिलेगा स्टार्टअप्स को, इसमें टैक्स क्रेडिट एक साल ही मिलेगा। अनएडजस्टेड जो हुआ कौन से वाला? वो दोनों में फर्क समझ आया? दोनों में फर्क समझ आया, हाँ या ना? चले बस ठीक है, इतना ही। अब हम देखते हैं भाई एलिजिबल पर्सन कौन सा है और एलिजिबल इन्वेस्टमेंट कौन सी है। पहले तो एलिजिबल इन्वेस्टमेंट देख ले। एलिजिबल इन्वेस्टमेंट मींस इन्वेस्टमेंट मेड इन परचेज एंड इंस्टॉलेशन ऑफ, वो आपको इसी क्रेडिट पे ले जाएगा पुरानी मशीनरी के साथ। अभी तक क्वेश्चन आया नहीं है इसका। या फिर बिल्डिंग या इक्विपमेंट या हार्डवेयर
या सॉफ्टवेयर, लेकिन क्या हूं, न्यू हूं। न्यू को यहां भी कर ले, यहां भी कर ले, न्यू हर एक के साथ, सिर्फ मशीनरी के साथ न्यू नहीं है। लेकिन आप नया सॉफ्टवेयर बनाएं और वो इंटरनली जनरेटेड हो, उस पे नहीं मिलेगी। एक्सेप्ट सेल्फ, ये एलिजिबल, हालांकि इन्वेस्टमेंट है लेकिन एलिजिबल इन्वेस्टमेंट। आपने कैपिटल गुड्स ली, कोई एसेट लिया, लेकिन वो न्यू नहीं था, वो न्यू नहीं था, यूज था, उस पे कुल मिला के बात कर, एलिजिबल इन्वेस्टमेंट, न्यू इन्वेस्टमेंट। न्यू इन्वेस्टमेंट की लेकिन अपना सॉफ्टवेयर खुद डेवलप कर लिया, नहीं, यूज्ड एसेट ले लिया, फिर भी नहीं। क्लियर हो गया? ये एलिजिबल इन्वेस्टमेंट की हमें पता, कहते हैं नई इन्वेस्टमेंट करो, जो ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट है उससे आपको जो है। अब आते हैं किसकी तरफ, एलिजिबल, ये टेक्निकल है, जरा देखिएगा। अंडर, अच्छा जो है इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग बड़े वाली, हम चैप्टर नंबर जो है 4B में पढ़ेंगे, लेकिन अभी समझ ले एक बड़े लेवल की इंडस्ट्री को इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग कहते हैं। जरा एलिजिबल पर्सन मींस, दो तरह के पर्सन एलिजिबल है। नंबर 1 ग्रीन फील्ड इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग, ये भी एलिजिबल पर्सन है, और 2 इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग सेट अप बाय 2। तो दो तरह के बंदे कौन से वाले एलिजिबल पर्सन है। नंबर 1 ग्रीन फील्ड इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग, हर इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग नहीं बल्कि कौन से वाली, और ये ए और बी क्या है, एलिजिबल पर्सन, एलिजिबल पर्सन। क्लियर हो गया? इसमें एक वर्ड यूज हो रहा है कौन से वाला, तो पहले ग्रीन फील्ड इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग को पढ़, नहीं समझे? दो पर्सन एलिजिबल पर्सन है, एक ग्रीन फील्ड और एक पता नहीं कोई इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग जो कि 23 जून के बाद बनी, वो बाद में पढ़े। ए और बी क्या है, ए और बी के बारे में, वो ग्रीन फील्ड इंडस्ट्री जो ये 1 और 2 पूरी करेंगी, लेकिन पहले ये तो देख लेना ग्रीन फील्ड इंडस्ट्री क्या बला है। क्लियर हो गया? ले जी, ग्रीन फील्ड इंडस्ट्री के बारे में हम देखते हैं कि ये क्या बला है। ग्रीन फील्ड इंडस्ट्री मींस अ न्यू इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग। क्लियर हो गया? कोई नई इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग है और वो अप्रूव्ड बाय कमिश्नर भी हो। ये क्लियर हो गया? नई इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग हो और अप्रूव्ड बाय कमिश्नर हो, तो हम उसको क्या कहेंगे, ग्रीन फील्ड। नई इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग किधर नई, कौन से वाली, वो कहते हैं ऐसी जगह लगाएं जहां पे पहले कोई इंडस्ट्री ना लगी हुई, ऑलरेडी जो इंडस्ट्री है उसको तोड़ फोड़ के इंडस्ट्री ना बनाने की कोशिश करें। जरा आए, ग्रीन फील्ड इंडस्ट्री मींस न्यू इंडस्ट्री और अप्रूव्ड बाय न्यू इंडस्ट्री विच इज set up on the land that is not previously used for any commercial, industrial और ऐसी जगह जाके लगाएं, थल में लगाएं इंडस्ट्री, ग्रीन फील्ड हो, लाहौर में लगाएंगे, चांद पे लगाएं, बहुत अच्छे, ठीक है। पता चला इंडस्ट्री लगाने गया वापस ही नहीं आए, ले जी टैक्स क्रेडिट लेके बैठे हैं, कब आएंगे, खैर ले जी चले, खैर वापस कच्चे के इलाके में, बिल्कुल अगर आपको जरूरत है, ठीक है, एक सर्वे कर रहा है फिर लगा ले जी। लैंड नेट प्रीवियसली यूज्ड फॉर कमर्शियल एक्टिविटी, ऐसी जगह शहर में ना लगाएं, बाहर जाकर लगाएं। पहला प्रोसीजर, आगे जो ब्रैकेट में लिखा है उसको छोड़ दें। दूसरा, बिल्ड विदाउट डिमोलिशिंग, रीवैम्पिंग, रेनोवेटिंग, अपग्रेडिंग, रीमॉडलिंग या मॉडिफाइंग एनी एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर। और पहले कोई आधा प्लांट बना हुआ था उसको जाके वो नहीं, एक तो ऐसी जगह पे ना लगाएं, बेटा सुकून से बैठे, एक तो ऐसी जगह ना लगाएं जहां पे पहले, अगर ऐसी जगह लगाएंगे तो वो ग्रीन फील्ड नहीं रहेगी। दूसरा, ऑलरेडी स्ट्रक्चर कोई बना हुआ है उसको रीवैम्प करके, थोड़ा उसको एग्जिस्ट करके नहीं, नई इंडस्ट्री जाके लगाएं, पहले वाली इंडस्ट्री को रीवैम्प रीमॉडल करके ना करें। तीसरा, नॉट फाउंड बाय स्प्लिटिंग अ रिकंस्टिट्यूशन ऑफ द अंडरटेकिंग ऑलरेडी इन, कोई पहले मौजूद है उसी के साथ जाके आपने लगा ली, नहीं। क्लियर हो गया? तो ऑलरेडी एक नया सेटअप शुरू करें। नेस्ले का सेटअप पहले मौजूद है, नेस्ले वाले अगर रहीम यार खान में जहां पे या
जो है लोधरा में जाके इंडस्ट्री लगाए, उनको नहीं, उन्हें कहे नई कंपनी बनाए। दोनों में फर्क क्या है? पहला बिल्डिंग मौजूद है, उसके साथ बिल्डिंग अटैच कर देंगे, वो ग्रीन फील्डिंग नहीं रहेगी। पहले वहां पे कोई नाम निशान ना हो, नई बिल्डिंग लगाएं। और इसमें क्या है, किसी ऑलरेडी यानी नेस्ले वाले नेस्ले ग्रीनफील्ड के नाम से एक नई कंपनी शुरू कर दी, उन्हें कहें भाईजान आपका तो ऑलरेडी सेटअप मौजूद है, कोई और कंपनी बनाए, नेस्ले ना हो, कोई और। क्लियर हो गया? तो इस सूरत में वो क्या कह रहा है, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंपनी, उसको नहीं यूज करना। आपस में कुछ बंदे बात कर रहे ना करें। यूजिंग एनी प्रोसेस और टेक्नोलॉजी दैट हैज नॉट अर्लियर बीन यूज्ड इन पाकिस्तान एंड इज अप्रूव्ड बाय द जो है इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड। ऐसा कोई काम करें जो पहले, जैसे यहाँ पे ऐसे एग्जांपल देने लगा हूं, यहाँ पे जो है सोलर का प्लांट पहले नहीं लगा हुआ, आके वो लगा ले। अगर वो पहले लगा हुआ होगा तो आपको ग्रीन फील्ड नहीं माना जाएगा। क्लियर हो गया? यहाँ पे जनाब बाकी सारे सोलर से कह रहे हैं, रात को चलने वाला कोई सोलर प्लांट लगाएं जो पहले, हाँ है, अभी आ रहे टेक्नोलॉजी। आपको जो सूरज तो मौजूद होता है, सिर्फ उसके पे क्या आ जाता है, साया आ जाता है। तो अभी हंसने की बात नहीं, हकीकत में हो रहा है, इस पे डेवलपमेंट हो रही है, लेकिन पाकिस्तान में नहीं हो रही। पाकिस्तान में आके लगाए। कुल मिला के बात, ग्रीन फील्ड इंडस्ट्री कौन से वाली है भाई? ऐसी जगह पे इंडस्ट्री जहां पे पहले ना लगी हो, ऑलरेडी किसी इंडस्ट्री को जाके रीवैम्प रीमॉडल, ऑलरेडी वो कंपनी भी सेटअप भी मौजूद नहीं था। और आखिरी कौन से वाला, ऐसा तरीका यूज करें जो पहले पाकिस्तान में ना हो रहा, और किससे, कमिश्नर से अप्रूव करवा लें, तो वो क्या बन जाएगी, ग्रीन फील्ड। आए जी, ग्रीन फील्ड इंडस्ट्री। क्लियर हो गया? तो ग्रीन फील्ड इंडस्ट्री को ये एग्जम्पशन मौजूद है। आ जाए ग्रीन फील्ड इंडस्ट्री। आपस में यार बातें शुरू करना करें, जो है बात मुझसे पूछे, ए और बी। ग्रीन फील्ड इंडस्ट्री को क्या है, एग्जम्पशन है। ग्रीन फील्ड इंडस्ट्री के पास 4 शर्तें। नंबर 1, जल्दी से पढ़ें, ऐसी जगह जाके लगाएं जहां पे पहले कोई इंडस्ट्री ना, पहले से मौजूद किसी बिल्डिंग को, किसी फैक्ट्री को ना कर। दूसरा, ये कंपनी, ये सेटअप, ये अंडरटेकिंग पहले से मौजूद ना हो। ऐसा कोई प्रोसेस करे जो पाकिस्तान में पहले यूज ना हो। क्लियर होंगे? अब पाकिस्तान में मोटरसाइकिल बनाने शुरू कर दे, वो तो भाई ऑलरेडी पहले बन रहे, ठीक है, जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दी ऐसा। अब ग्रीन फील्ड इंडस्ट्री को नहीं आपस में बातें नहीं, ग्रीन फील्ड इंडस्ट्री जो है उसको ये एग्जम्पशन है, और दूसरे नंबर पे कोई बी। तो हम ए को पढ़ने लगे हैं, ग्रीन फील्ड इंडस्ट्री बन गई जी, अब एग्जम्पशन है नहीं, कुछ और शर्तें पूरी करें, मतलब ना ही समझे। ले जी, मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स आर मटेरियल, पुटिंग गुड्स आर मटेरियल टू एनी प्रोसेस विच सब्सटेंशियली चेंज देयर। ऐसा काम करे ग्रीन फील्ड इंडस्ट्री जो कि जैसे शीशा बनाया और शीशे को काट के अगर बैक मिरर फेस को देखने वाला शीशा बना दिया। अब शीशा तो बड़ा सा था, लेकिन उसको हमने क्या चेंज कर दिया, उसकी डिफरेंटली वो कर दिया, ठीक है। से पहले यहां पे शीशे का बिजनेस नहीं हो रहा, शीशे का बिजनेस शुरू करें, ग्रीन फील्ड इंडस्ट्री बन जाएंगे। अब आपने करना क्या है, रॉ मटेरियल को ऐसे चेंज करना है कि वो क्या हो जाए, पुट टू सब्सटेंशियली चेंज चीज हो गई, और वो अब नई चीज बन गया। बड़े वाले शीशे में और छोटे शीशे में फर्क है। एक, रॉ मटेरियल लिया, लोहा लिया, वो छोटी एग्जांपल थी, लोहा लिया, प्लास्टिक ली, ठीक है, कॉपर लिया, जो है इस तरह की बाकी, और उनसे क्या बना दिया, एसी। अब इसमें भी क्या मौजूद है, लोहा, प्लास्टिक, कॉपर, सारा कुछ मौजूद है, लेकिन इसकी बिल्कुल शक्ल, मैन्युफैक्चरिंग जिसको कहते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग सेल्स टैक्स में पढ़ेंगे, किसी की थोड़ा सा इस्तेमाल या उसको बिल्कुल चेंज कर देना, ये सारे का सारा क्या है। ग्रीन फील्ड इंडस्ट्री क्या काम करे, मटेरियल और ऐसा यूज करे कि उसकी शक्ल क्या हो रहा है, सब्सटेंशियली चेंज। या फिर किस में हूं, शिप बिल्डिंग, आए नए बैरी जहाज बनाए। ग्रीन फील्ड इंडस्ट्री, पहले पाकिस्तान में बैरी जहाज नहीं बन, ये 2 काम करें तो आपको क्या मिल जाएगा। ले जी, कुल मिला के बात करते हैं, 25% आपको क्या मिलेगा, एलिजिबल इन्वेस्टमेंट पे। एलिजिबल इन्वेस्टमेंट, नई इन्वेस्टमेंट। एलिजिबल पर्सन 2 है, दूसरा हमने नहीं पढ़ा, पहला कौन से वाला, ग्रीन फील्ड इंडस्ट्री को नीचे जाके हमने पढ़ ली। ये जब पढ़ा तो ग्रीन फील्ड इंडस्ट्री क्या करे, ग्रीन फील्ड इंडस्ट्री तो है
क्या ऐसा काम करे कि उसको क्या मिले, ठीक है, टैक्स क्रेडिट। ठीक है, तो टैक्स क्रेडिट भाई या तो प्रोडक्शन में आ जाए यानी मटेरियल को सब्सटेंशियली चेंज करे, या फिर कौन सा काम करे, शिप बिल्डिंग, ये दो काम करे तो उसको क्या मिलेगा 25%। ये क्लियर हो गया यहां तक। 25% मिलेगा एलिजिबल इन्वेस्टमेंट पे एलिजिबल पर्सन को। एलिजिबल पर्सन एक तो हमें पता चल गया ग्रीन फील्ड इंडस्ट्री है, दूसरे को जरा देखते हैं वो कौन से वाला है। दूसरे को वो कौन से वाला, इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग, बड़े लेवल की इंडस्ट्री कब सेटअप हुई, जो है सेटअप बाई कौन से वाला 30वां दिन किसका, जो है 30 जून, एंड इंगेज उतने तक हुई, जो है जून 23 के कितने का 30 डेज तक बन जाए, एंड इंगेज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ प्लांट मशीनरी इक्विपमेंट एंड आइटम विच डेडिकेटेड यूज फॉर जनरेशन ऑफ कौन से वाली रीन्यूएबल एनर्जी। तो ये क्या बनाए, नंबर 1 कब तक सेटअप हो चुकी हो, नंबर 2 क्या काम कर रहे हो, ऐसी मशीनरी बना रहे हो जो आगे क्या बनाए, रीन्यूएबल एनर्जी। ठीक है, फ्रॉम सोर्सेज लाइक सोलर, लाइक कौन से वाला विंड पावर ऑफ द, जो है ऑफ 5 ईयर बिगिनिंग फ्रॉम द डेट ऑफ इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग इज सेटअप। 5 साल तक उसको क्या मिलेगा, क्रेडिट मिलेगा। क्लियर हो गया। चलिए जी कुल मिला के बात करते, दो तरह के एलिजिबल पर्सन है, नंबर 1 ग्रीनफील्ड, नंबर 2 ऐसी इंडस्ट्री अंडरटेकिंग जो 30 जून 2023 तक बनी हो, उसके बाद वालियों को नहीं मिलेगा, उससे पहले वाला। और क्या बनाते हूं, ऐसी प्लांट मशीनरी बनाते हूं जो 100% रिन्यूएबल, यानी मैं ऐसी मशीनरी बना रहा हूं, वो मशीनरी मुझसे जो भी खरीद के जाएगा वो आगे सोलर बनाएगा। तो मैं सोलर बनाऊं या सोलर बनाने वाली मशीनरी, सोलर बनाने वाली मशीनरी बना रहा हूं। मैं कब तक सेटअप हो चुका हूं, मुझे कब तक मिलेगा, सेटअप से लेकर 5 साल तक मैं एलिजिबल पर्सन रहूंगा। तो मुझे कितना मिलेगा 25%। किस पे, आम इन्वेस्टमेंट पे या एलिजिबल। जो न्यू मशीनरी मैं लूंगा, जरा आप सुनेगा, मैं सोलर की मशीनरी बनाता हूं और उस मशीनरी को बनाने के लिए मुझे प्लांट और मशीनरी चाहिए, ये मेरी क्या हो गई एलिजिबल इन्वेस्टमेंट। टेक्निकल बात, इस पे मुझे क्या मिलेगा 25% टैक्स क्रेडिट। मैं जो बनाता हूं वो क्या है, नंबर 1 इक्विपमेंट प्लांट और आइटम जो कि क्या प्रोड्यूस करेंगे, रिन्यूएबल। रिन्यूएबल से क्या मुराद है, सोलर या विंड एनर्जी। क्लियर हो गया। ले जी, ये उनको इनकरेज कर रहे हैं आप यहां पे आके फैक्ट्री लगाएं और सोलर ना बनाएं, सोलर वाली मशीनरी बनाएं। आप आके सेटअप लगाएं, विंड पावर ना बनाएं, विंड पावर इलेक्ट्रिसिटी ना बनाएं, ऐसी मशीनरी बनाएं जो क्या जनरेट करे, विंड पावर एनर्जी जनरेट करे। क्लियर हो गया। तो क्लियर हो गया। ले जी, अब कुल मिला के सारे सेटअप को इकट्ठे बात करने लगा। कुल मिला के 25% क्या मिलेगा, किस पे, किसको, कौन है दो एलिजिबल पर्सन, एक ग्रीनफील्ड और ये एक इंडस्ट्रियल टेकिंग, जो कि 30 जून 2023 तक सेटअप। क्लियर। ग्रीनफील्ड क्या है, उसकी 4 शर्त, और इनके लिए क्या शर्तें हैं भाई, ये हर एक जो 30 जून 2023 तक ना बनी हो, बल्कि ऐसी अंडरटेकिंग जो मशीनरी बना रही हो रिन्यूएबल जो है उसको बनाने वाले। ठीक है, जो रिन्यूएबल एनर्जी बनाने वाली मशीनरी प्लांट ये बना रहे हैं, उसको एलिजिबल इन्वेस्टमेंट पे क्या मिलेगी। चले जी, तो ये लॉ कब से एप्लीकेबल है, ठीक है, 1 जुलाई 2019 से ऑनवर्ड ये लॉ अप्लाई होगा, ये डेफिनेशन अप्लाई होगी। क्लियर हो गया। चले, तो ये टेक्निकल थी। पहले एलिजिबल पर्सन कौन है, एलिजिबल इन्वेस्टमेंट क्या है, उनको टैक्स क्रेडिट कहां से मिलेगा, फिर एलिजिबल इन्वेस्टमेंट की डेफिनेशन, फिर कौन से वाली एलिजिबल पर्सन। जहां पे अब मैंने जितना था समझा लिया, अब जहां पे समझना है वहां पे कोई रट्टा लगा ले, बट ये पूछ सकता है क्योंकि उस पिछली दफा उसने जो है एक डेफिनेशन ऐसी पूछी है जो इससे मिलती जुलती है, तो अगली दफा इसकी तरफ आ सकता है। चलें आगे चलते हैं। ये जी,
टैक्स क्रेडिट हमने मशीन वाला पढ़ लिया, हाँ या ना, पढ़ लिया। फुल टाइम टीचर अलाउंस, फॉरेन टैक्स क्रेडिट भी हमने पढ़ लिया। चलिए आगे चलते आगे। वुमेन एंटरप्राइजेस, वुमेन एंटरप्राइज आ जाए, नहीं जी, वुमेन एंटरप्राइजेस एंड इट्स टैक्सेशन आ जाए जरा। वो कहता है अगर 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 कोई ऐसा बिजनेस, ठीक है, वुमेन एंटरप्राइजेस को पहले सिंपल 25% टैक्स क्रेडिट मिलेगा। क्या मिलेगा? 25% टैक्स क्रेडिट मिलेगा, पहली बात। दूसरी बात, ठीक है, 25% टैक्स क्रेडिट मिलेगा टैक्स पेएबल। अगली बात जो है वो ये है कि किसको मिलेगा? नंबर 1, अगर इंडिविजुअल है, वो बिजनेस वेमेन रन कर रही है। नंबर टू, अगर वो एओपी है तो उसमें सारे के सारे जो मेंबर्स है वो फीमेल होनी चाहिए, वेमेन होनी। तीसरा, अगर वो कंपनी है तो उसके सारे शेयर होल्डर और डायरेक्टर क्या होने चाहिए? फीमेल होने चाहिए, ठीक है। तो उनको क्या मिलेगा? अब इसमें हंसने वाली क्या बात है? क्या नहीं हो सकती यार? 52% हमारी आबादी है, नहीं होनी चाहिए, नहीं करना चाहिए बिजनेस। चले इस पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ये बताएं, हजरत खदीजा से हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इंटरेक्शन कब हुई, कैसे हुई? मैं एज नहीं पूछ रहा, मैं पूछ रहा हूं हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको नहीं रोका कि गलत नौज़ुबिल्लाह काम कर रहे? आज आप रोक रहे हैं, समाना जहलियत से भी बदतर है। अगर आप देखिए, बात सुनिए, सिंपल, ठीक है जी। क्या? हाँ, तो इसमें क्या गलत है? उस्मान बुज़दार से तो ज्यादा काम कर रही है, सिंपल। नहीं मतलब हम ये लॉफिंग स्टॉक क्यों बन जाती है ये बात? मतलब देखें, आपकी इस क्लास के अलावा मेरी जितनी भी क्लासेस हैं 50% से ज्यादा फीमेल स्टूडेंट, पहली बात। दूसरी बात, अगर वो चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गई है यार, उसको इज्जत नहीं उतनी। अक्सर हमने देखा होता है, फीमेल बैठी होती है, उनकी बात को सीरियस ही नहीं लिया जाता। मां की बात को भी सीरियस नहीं लेते, क्यों? उधर क्यों लेते? अल्लाह ताला ने देखे, एक तो भी सिंपल बात, ठीक है, एक तो सिंपल बात कि भाई अगर वो क्वालिफाई करके आई हैं और आप भी आए हैं तो उसकी भी एफर्ट उतनी है, उसकी एफर्ट ज्यादा है। आपको घर से निकलते हो वो प्रॉब्लम नहीं फेस करने पड़ते, मैं सिर्फ मेल से बात कर रहा हूं, आपको वो प्रॉब्लम नहीं फेस करने पड़ते जो इनको करने पड़ते, हकीकत। और अगर आप समझते हैं कि जनाब मतलब मुझसे तो फीमेल महफूज नहीं है बट मेरी बहनें घर में महफूज हैं, तो भाई फिर ये आपकी खाम ख्याली अदला बदला है, हकीकत बता रहा हूं, ऐसा है। और फिर दूसरा सिंपल बात, हमने सारा गैरत और सिंपल बात है, ऐसा है जो कोई हम क्या समझते हैं, हमसे दूसरों की बहनें जो है वो गैर महफूज हैं लेकिन हमारी बहनें महफूज हैं। भैया आपकी खाम ख्याली है, सिंपल बात, ये सिंपल। ये अच्छा देखें, गैरत के नाम पे औरतों को कत्ल किया जाता, क्या कोई मुझे एक हदीस बता दे, कोई कुरान का हवाला बता दे जिसमें बता रहे अगर कोई गलत काम किया हुआ है मर्द का गुनाह कम था और औरत का ज्यादा, बराबर का है ना? तो फिर ये सारे गैरतमंद अपने बेटे को क्यों नहीं कत्ल करते? नहीं, सिंपल बात है, मुझे कोई इसका कोई रेफरेंस दे ना कि औरत का ज्यादा गुनाह है। ये गैरत कौन सी है जो बेटी को मार के आती? ये औरत जहलियत है भाई, मारे अगर इतनी गैरत है तो बेटे को कत्ल करे ना, उसने गलत काम किया। ये कौन सा ऐसा, मतलब हरगिज़ ही ऐसा नहीं। अगर संसारी है गलत उस पे तो वो दोनों के लिए है। हम बेटी को मार के, मैंने बड़े गैरत का सबूत दिया, तुमने बेगैरती का सबूत दिया। अगर तुम्हारा बेटा करता क्या मारते? और फिर ये वाली बात कि सारे के सारी हमने ये इज्जत और गैरत के तौक औरत को ही क्यों पहना दी है? अगर बेटा गलत करे तो उसको हम फखरिया बताते, ये कौन सा मुआशरा है भाई? जहलियत है। और फिर अगली बात सुने, हम जब छोटे थे
ये बड़ा सीरियस बात हो रही है, अगर नहीं डिस्कशन बाहर चले जाए। एक सिंपल मैं आप लोगों को आईना दिखाना चाहता हूं। हम जब छोटे थे, मैं आया, मैं अपने घर की एग्जांपल दे रहा हूं, मैं आया बाहर से, मेरी सिस्टर भी पढ़ के आई, मैं आया, मैंने बैट बॉल उठाया, मैं खेलने चला गया, मेरी सिस्टर को किचन में जो है वो हेल्प करनी पड़ती थी। क्यों भाई? आज ईद पे देखिएगा, आप सूट वगैरह पहन के बड़े बन ठन के बैठे होंगे, आपकी बहनें जो है वो किचन में गर्मी में, चल कहीं कहीं पे कोई अच्छा कहा। अब जरा सुन, अब जरा सुन, अब जरा सुन, है छोटी ईद में, चल छोटी ईद में, ठीक है, छोटी बेटा मैं बात सुनो, अल्लाह ताला ने अगर आपको ताकत दी है तो फिर मर्द बने। मतलब मुझे एज ए किचन में, हाँ क्यों नहीं, बात सुन, इस किचन की बात कर लेते। मेरी वाइफ चार्टर्ड अकाउंटेंट, वो जॉब कर रही, अब माशाल्लाह कह रही। अब जरा सुनिए, आप आए मेरे घर और मैं किचन में काम कर रहा हूं, हाँ ये बड़ी नहीं, ये मुनाफकत है। कहेंगे बड़ा टीचर बना फिरता, मैंने खुद देखा बर्तन धो रहा। मुनाफकत की इंतहा है कि अगर फीमेल आपको हेल्प कर रही है तो उसको अप्रिशिएट किया जाता है। मर्द अगर वो जो है, इवन मेरे अब्बा देख ले जी, ये इसलिए पढ़ाया था इसको, बर्तन धो रहा है, झाड़ू दे रहा है, हजूर कम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये काम किए थे। अगर नौज बिल्लाह आपकी इज्जत उनसे ज्यादा है तो आए, तो आप भाई बर्तन धोने में, झाड़ू देने में, बच्चों को संभालने में, छोटे बहन भाइयों को संभालने में, ये कोई इसमें नहीं है। ये जो खामखा की हवा है हमारे अंदर मुआशरे ने भरी है, उसको कम करें, पढ़े लिखे होने का सबूत दें और अपनी बहनों को, और किसी को नहीं, बहनों को फैसिलिटेट करें, उनको इंसान समझें। मेरी बड़ी बहन को स्टडी रुकवा गई, उसकी जो है वो रिश्ता हुआ होता बचपन में, नहीं उनके ससुराल ने कहा जी हमें तो पढ़ाई नहीं चाहिए, ठीक है। मेरी जो छोटी बहन थी, उस टाइम मैं जरा छोटा था, मैं इस चीज को नहीं, मेरी छोटी बहन है, मैंने कह दिया कि कहीं पे इसका रिश्ता नहीं करना, जितना मैं पढ़ूंगा उसको भी उतनी फैसिलिटी है कि वो पढ़े, वो पढ़े। उसके बाद दरमियान में दो चार बातें हुई, रिश्तेदार बात, रिश्तेदार मर्द के लिए सबसे आसान क्या होता है? औरत पर तोहमत लगा देना किरदार की। ये ढीठपन है और ये बेशर्मी है कि आप किसी के किरदार पे नजर, मर्द के किरदार पे क्यों नहीं होता? उसका कोई किरदार नहीं होता, उस पे क्यों तोहमत नहीं लगती? बड़ा आसान है जना। ओ यार, घर से निकलते ही फीमेल के मसाइल शुरू हो जाते हैं, ये सबके हैं, बताती नहीं है ये सब हमारी बहनों के भी मसाइल हैं। तो कम अज कम अगर आप उसको फैसिलिटेट नहीं कर सकते, हम बैठे होते हैं, अब सीएफओ कॉन्फ्रेंस थी, अब मर्द बोल रहा है, सुन रहे हैं, औरत ने बोलना शुरू किया, नहीं ले रहे, सीरियस नहीं ले रहे। इसी तरह से ये हंसने वाले बेवकूफ बैठे हैं, और भाई ये हंसने वाली बात है, वो क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट, उसने किचन में काम करके ये सारा कुछ करने के बाद ये पोजीशन ली है, उसको ज्यादा एडमायर करना चाहिए, ज्यादा एडमायर करना चाहिए। और आप कहते हैं जनाब अल्लाह ताला ने हमें ज्यादा ताकत दी, फिर मर्द बने ना, उसके हिस्से का भी काम करें। अगर अल्लाह ताला ने आपको अकल ज्यादा दी हुई है, वो आधी अकल है, आधी अकल वाले करके लानत आप नहीं कर सके, ऐसा है या नहीं? अगर फीमेल अगर आपसे ज्यादा परसेंटेज है तो आधी भी नहीं, चौथाई अक्ल है। हकीकत सारी जितनी भी बोर्ड में टॉपर है फीमेल आ रही, ये अक्सर इनकी परसेंटेज ज्यादा है। भाई खुदा का नाम ले, इस चीज को समझें। एटलीस्ट मैं जितने मेरे दोस्त हैं, जितने भी हैं, मैं उन्हें कहता हूं आपकी वाइफ हैं, उनको आप लव ना दे, आप उनको रिस्पेक्ट दे, इंसान समझे, इंसान समझे, कम से कम इंसान समझे, ताकि कल को आपकी बेटी, आपकी बहन को भी कोई इंसान समझे, इंसान समझे। बहन पे जुल्म होगा ना, खुदा ना खास्ता ज्यादती होगी या बेटी पे, फिर हमें तकलीफ होगी, जिस तरह मां की होती। बताएं बाप और मां में से किसको सपोर्ट करती है? क्यों? अपनी है ना, ऐसा है या नहीं? नहीं, बाप और मां में लड़ाई हो, किसको सपोर्ट करें? ईमान से बताना, मां को सपोर्ट करते हैं, क्यों? अपनी है ना। और भाई अल्लाह देखिए बात सुने, अल्लाह ताला ने नहीं कहा, अल्लाह ताला ने कहा है मां से भी 70 गुना
एक ही मोहब्बत की अलामत है। अब यकीन करें, मैंने पार्टनरशिप रखी है, मेरी 20वीं पार्टनरशिप, काफी सारी पार्टनरशिप। हर दफा मेरा अपना पार्टनर मुझे धोखा देता है पैसे के मामले में। एक मेरी पार्टनरशिप है सिंस ईयर्स, मेरी फीमेल क्लास फेलो उनके साथ आ रही है, 1 रुपए का भी कभी गपन नहीं किया। तो इसका मतलब है एंटरप्रेन्योर फीमेल ज्यादा बेहतर है, ज्यादा काबिल एतबार है। पर हमें तो सिर्फ अपोजिट जेंडर में फीमेल को देखना है, इंसान तो उसको समझना ही नहीं ना। वो इंसान भी है, वो काबिल भी है, वो बेहतर भी परफॉर्म कर सकती है जैसे मेरे पार्टनर है। ठीक है, तो कोशिश करें। मैं सिंपल बात बताऊं, मेरी शादी को तकरीबन 7 साल हो गए। मैंने आज तक अगर मेरी, उसको सैटरडे ऑफ होता है, मेरी जो वाइफ है, और मुझे नहीं होता, 7 साल में एक दफा भी मैंने नहीं कहा कि मैं जाने लगा हूं, मुझे नाश्ता बना के दो। वो खुद उठ जाए तो ठीक है, वरना नहीं, क्योंकि उसके आराम का वो है। बात सिंपल एक बात है ना, अगर वो मेरे बराबर काम करती है तो देखिए कौन सा मुझे हक है होता ऐसे। हम जाते हैं, वो तकरीबन 5-6 बजे, मैं 5-6 बजे घर पे जाता हूँ, मैं अब बैठ जाऊंगा गपशप, उसने जो है किचन की तरफ से, मेड है बट स्टिल तो कोशिश करती है कि जनाब जो है मेरा खाना है वो खुद बनाए। मतलब ये एक बड़ी बात है। उसका ऑपरेशन हुआ, सबसे पहले उसको होश है, सबसे पहले उसने, तुमने खाना खाया, इससे ज्यादा आप क्या केयर मांगते हैं? तो अब मैं उसकी कदर ना करूं तो लानत है। तो इन चीजों को समझें, हकीकत बता रहा हूं, हकीकत है। अगर आप भी नहीं करते तो आप पे भी, अच्छा समझे, कोशिश कर, अरे तकरीबन सारी नहीं, तकरीबन लाना, अच्छा कोशिश करें जिधर है। मैं इसलिए मर्दों से कहता हूं फिर मर्द बने, अपने आप को नजरिया बदले ना। देखिए जमाना जहलियत से निकले, ठीक है, मतलब देखिए ये है, ये यहाँ पे बैठे हैं, ये बाहर जो मर्जी हो रहा है, कम से कम यहाँ पे अपने आप को महफूज समझे, कम से कम इतना। उनको ये ना लगे, वो इनको लगे इंसानों में बैठे हैं, ये भी इंसान, भेड़िए ना हो, इंसान। सिंपल बात। अल्लाह सबको तौफीक दे। आगे चलते जी, वेमन इंटरप्राइजेज, ठीक है, वेमन इंटरप्राइज आ जाएंगे, वेमन इंटरप्राइजेज, ठीक है, टैक्स पेएबल बाय वेमेन इंटरप्राइजेज ऑन प्रॉफिट। वेमेन इंटरप्राइजेज ऊपर पढ़ लेंगे क्या है। गेन बिजनेस शैल बी रिड्यूस कितना, बाय 25% से रिड्यूस हो जाएगा। दिस बेनिफिट विल नॉट बी अवेलेबल टू बिजनेस दैट इज फॉर्म्ड, ट्रांसफर और रिकॉन्स्टिट्यूशन। ऑलरेडी 2 बहन और भाई इकट्ठे बिजनेस कर रहे थे, उसने बहन का बिजनेस अलहदा कर लिया ताकि 25% का मुझे क्या मिले, क्रेडिट। वो कहता नहीं, ऑलरेडी फॉर्म्ड को स्प्लिट करके ये वाला नहीं मिलेगा। तो फिर ये कब मिलेगा, जब 1 जुलाई 2021 के बाद बिजनेस बनेगा। चले यहां जरा पढ़ लेते हैं। वो कहते हैं वुमेन इंटरप्राइजेज मीन स्टार्टअप। स्टार्टअप से क्या मुराद है, पीछे पढ़े, नया बिजनेस कब स्टार्ट हुआ हो, कब स्टार्ट हुआ, जुलाई 2021 को। चलें आगे पढ़ते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप कंसर्न जो है ओन्ड बाय, सिंगल है, वेमेन होल्ड करती हो। एओपी हो तो उसकी सारी मेंबर फीमेल, और कंपनी जो हुज, कौन से वाला, 100% शेयर होल्डिंग हेल्ड बाय वेमेन है, वो वेमेन इंटरप्राइज। वेमेन इंटरप्राइजेस को क्या मिलता है, 25%, ठीक है। लेकिन कोई ऑलरेडी बिजनेस था उस पे नहीं मिलेगा, उसको रिकॉन्स्टिट्यूट, रीमॉडल करके नई चीज बना के वही बिजनेस, तो वो भी टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। आगे चलते हैं। एग्जम्पशन, हमारे टैक्स क्रेडिट कंप्लीट हो गया। एग्जम्पशंस एंड टैक्स कंसेशंस, एग्जम्पशन एंड टैक्स कंसेशन। आ जाए एग्रीकल्चरल इनकम। एग्रीकल्चर इनकम जब हम इधर आते हैं, जरा सुनिएगा, ये लैंड है, इसके ऊपर कोई फसल काश्त कर रहा है, उससे उसको आया गंदम, चावल, बाजरा, जो भी आया वो एग्जेम्प्ट है। यानी 100 रुपया उसका खर्चा हुआ, बाजरा गंदम जो है वो बिका कितने का, जो है 150 कर ले, कोई मसला नहीं। तो 50 जो है वो एग्रीकल्चर इनकम है, लेकिन ये क्या है, एग्जेम्प्ट, पहली बात। दूसरी, उसने ये जमीन ठेके पे दे दी, ओके, और उस से कोई उसको ठेका आ रहा है, पैसे आ रहे हैं, लीज के पैसे आ रहे हैं, लेकिन जिसको जमीन दी वो उसको एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज करे।
तो वो रेंट भी उसकी एग्रीकल्चर इनकम है, वो भी एग्जेम्प्ट। दो बातें, खुद उगाए या जमीन ठेके पे दे और अगला फसलें उगाए, दोनों एग्जेम्प्ट। तीसरा, इस फसल को मार्केट करने के लिए हमें कुछ बंदों की जरूरत होती है। मसलन हमारी फसल है, इसके लिए थ्रेशर चाहिए, हमारी फसल है उसको काट के उसमें से दाने निकालने के लिए हमें थ्रेशर चाहिए, हमें फसल काटने के लिए कोई रैपर चाहिए, हमें फसल को बाज दफा एक बड़े वाली मशीन होती है वो काटती भी है, गंदम भी अलग, हार्वेस्टर जिसको कहते हैं बड़े, ठीक है, वो चाहिए। हमें गंदम लाद के मार्केट तक पहुंचाने के लिए कोई ट्राली चाहिए। अगर ये सारे बंदों को हम इंगेज करते हैं और उनको रुपीज की बजाय इन काइंड यानी गंदम दे देते हैं, होता भी ऐसे है, देहातों में ऐसे होता है, भाई आप जो है जो 1 किलो 2 किलो पर मन मैं मजदूरी लूंगा, मैं तुम्हारी फसल काट दूंगा, मैं मजदूरी लूंगा। तो इन सब बातों को अगर इन काइंड मिल रहे हैं तो ये भी सारे क्या है, एग्जेम्प्ट है। अब ये सारे इन काइंड आ गया, रेंट आ गया, या वैसे उसने फसल उगा ली और इन सब को बेचेगा तो कोई ना कोई प्रॉफिट होगा। पहले तो उसके पास फसल आई थी, वो भी एग्जेम्प्ट, फसल को बेचेगा तो भी एग्जेम्पशन। क्लियर हो गया? अब जरा सुने, इसी के दौरान यहां पे एक बिल्डिंग है, उसमें बीज, खाद, जानवर, ट्रैक्टर ये वाले होते हैं। अब ये दरमियान में भी हो सकती है कहीं पे, और ये इसके साथ अटैच भी हो सकती है। तो इसका अगर किराया अलहदा कोई ले रहा है तो वो भी, यानी 5 लाख रुपए दे रहा है जमीन के, वो एग्जेम्प्ट है। और जो इसका अलहदा से 50,000 रुपया ले रहा है वो भी क्या है, एग्जेम्प्ट है। हालांकि है बिल्डिंग से आने वाला किराया, लेकिन बिल्डिंग अटैच कहां से है, एग्रीकल्चर लैंड के साथ, और किस मकसद के लिए इस्तेमाल होती है, एग्रीकल्चर पर्पज के लिए होती है। आप जितने भी देहात वाले होंगे, इवन हम खुद छोटा सा डेरा बनाया होता है, वहां पे या तो जानवर होते हैं या बीज खाद रखते हैं या ट्रैक्टर वगैरह, जी मशीनरी वगैरह, ट्रैक्टर वगैरह और इस तरह की चीजें वहां पे होती हैं। तो इस तरह की अगर इस बिल्डिंग के अलग भी पैसे ले रहा है कोई बंदा तो वो भी क्या है, एग्रीकल्चर इनकम है, और वो बेटा क्या है, एग्जेम्प्ट। चले, एग्जेम्पशन शुरू हो गई, और 100% एग्जेम्पशन। क्या फर्क है टैक्स क्रेडिट में और एग्जेम्पशन में? एग्जेम्पशन इनकम ही एग्जेम्प्ट है, एग्जेम्पशन में इनकम ही एग्जेम्प्ट है, और टैक्स क्रेडिट में टैक्स कम हो जाता है। पूरी इनकम निकालते हैं, उस पर टैक्स निकालते हैं, फिर उसका कुछ पोर्शन या सारे का सारा एग्जेम्प्ट हो जाता है टैक्स, इसमें इनकम ही एग्जेम्प्ट है। चले पढ़ते, एग्रीकल्चर इनकम डिराइव्ड बाय पर्सन शैल, एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्ट है क्या? आपस में बातें नहीं। एग्रीकल्चर इनकम मींस एनी रेंट रेवेन्यू रिसीव्ड बाय पर्सन फ्रॉम लैंड, ठीक है, सिचुएटेड लैंड क्या हो, पाकिस्तान में हो, और किसके लिए यूज हो रही, जिस बंदे को दी है वो भी एग्रीकल्चर के। तो जनाब अगर कोई रेंट आ रहा है, ठेका आ रहा है आपको, वो एग्जेम्प्ट है। आगे चलते हैं, इनकम रिसीव्ड बाय पर्सन फ्रॉम द लैंड सिचुएटेड फ्रॉम एग्रीकल्चर, वो एग्जेम्प्ट है। ले जी, या लैंड सिचुएटेड इन पाकिस्तान फ्रॉम द परफॉर्मेंस ऑफ कल्टीवेटर, जो उगा रहा है उसने कोई काम किया, या उसने कोई क्या किया, या तो उसने उगाने वाला काम किया या कोई और काम किया और पैसे बदले में क्या लिए, इन काइंड। ये कौन सा बंदा है, ये कौन सा भाई, कल्टीवेटर खुद से जो है थ्रेश कर रहा है या किसी और बंदे ने उसकी क्या की है, हेल्प की है। और ये हेल्प किस वजह से जरूरत पड़ी, इस वजह से कि टेकिंग द प्रोड्यूस टू द, ये जरूरी था। क्या खड़ी खड़ी फसल बिक जाती है? नहीं, उसको क्या करना पड़ता है, मार्केट करने के लिए उसको क्या क्या थ्रेश करना पड़ता है, काटना पड़ता है, ठीक। चंद एक फसलें हैं उनको छोड़ दे, ठीक है, चंद एक फसलें हैं, बाकी गंदम जो है वो यूजुअली उसमें से दाने निकालने पड़ते हैं, ज्वार, मकई, सारा कुछ, ओके। तो जो है ज्वार बिक जाती है खड़ी खड़ी, वो तो मेरे ख्याल चारे के तौर पर बिकती है, चारे के तौर पर, ठीक है। चले अब बकवास न करें, गंदम तक रहे, लें जी। परफॉर्मेंस ऑफ द कल्टीवेटर या इनका, मैं खुद किसान हूं, बकवास ना करो। द सेल बाय द कल्टीवेटर और रिसीवर ऑफ, वो किसान या जिसने
इन काइंड में लिया, वो अगर सेल कर रहे हैं तो जो है सेल कर रहे हैं, इसको छोड़ दिया अभी नो प्रोसेस, तो वो भी क्या हो जाएगी, एग्जेम्प्ट। आगे चले, इनकम फ्रॉम बिल्डिंग इज आल्सो कौन से वाली, एग्रीकल्चर इनकम, और वो एग्जेम्प्ट होगी इफ बिल्डिंग इज ओन्ड और ऑक्युपाइड बाय द, उस बंदे की अपनी बिल्डिंग है। आगे चलते हैं, बिल्डिंग इज लोकेटेड इन इमीडिएट विसिनिटी, क्या उनसे वाली, द लैंड यूज फॉर एग्रीकल्चर पर्पज के बिल्कुल, जो लैंड इस्तेमाल की उसके बिल्कुल साथ है बिल्डिंग। फिर आगे, बिल्डिंग इज यूज्ड एज ए डिवेलिंग हाउस, डिवेलिंग होता है रहना, रहन सहन, या तो वो इस घर के तौर पर इस्तेमाल होती है, या फिर कौन से वाला, स्टोर हाउस, सामान रखती हैं, या फिर अदर आउट बिल्डिंग, कोई और काम, बाई कल्टीवेटर और रिसीवर ऑफ इन काइंड ड्यू टू द कनेक्शन विद, या कोई और मकसद के लिए यूज होती है, ठीक है, वो बिल्डिंग, लेकिन वो मकसद कौन से वाला होना चाहिए, एग्रीकल्चर। तो भाई आपकी वो एग्रीकल्चर इनकम क्या है, एग्जेम्प्ट है। क्लियर हो गया, एग्रीकल्चर इनकम में कौन सी होती है, या आप रेंट ले रहे हैं, या उसको खुद काश कर रहे हैं, या आप कोई ऐसी परफॉर्मेंस पर रिसीवर इन काइंड, ठीक है, वो एग्जेम्प्ट है। और जब ये सारी प्रोडक्ट बेचेंगे तब भी एग्जेम्प्ट है। और बिल्डिंग उस बंदे की होनी चाहिए, या जो है वो क्या होनी, उस बंदे की होनी चाहिए, और किस मकसद के लिए इस्तेमाल होनी चाहिए, एग्रीकल्चर पर्पस के लिए। और तीसरे नंबर पे उसके साथ अटैच है, अगर जमीन ये है और वो 10 किलोमीटर दूर बिल्डिंग है, फिर वो एग्रीकल्चर इनकम में नहीं आए। चलें, काफी हो गया, यहीं से पढ़ेंगे, रट्टा लगाइएगा।